हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभ्युदय कोचिंग क्लासेस ललितपुर। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के टाइप्स के बारे में और जंक्शन के बारे में समझा हुआ था। आज की क्लास में हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे और पीएन जंक्शन से रिलेटेड और जो जानकारियां हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को। हम लोगों ने पिछली क्लास में पीएन जंक्शन के बारे में समझा था कि पीएन जंक्शन क्या होता है। थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। पीएन जंक्शन के बारे में आपको क्या बताया था कि पीएन जंक्शन एक ऐसा सेमीकंडक्टर क्रिस्टल होता है जिसको कुछ इस तरीके से डोप्ड किया जाता है जिसका एक साइड पी टाइप की तरह और दूसरा टाइप एन टाइप की तरह बिहेव करता है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग पीएन जंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आज हम लोगों को पीएन जंक्शन में जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है पीएन जंक्शन के उनके बारे में समझ रहे हैं। एक्चुअल में वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स या जो वीआई ग्राफ क्या होता है, तो आप लोगों ने ऑलरेडी इसको ओम्स लॉ में समझा होगा कि अगर हम एक एक्सिस पर पोटेंशियल और दूसरे एक्सिस पर अगर हम करंट ले लें तो ऐसा ग्राफ जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, उनके बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम वीआई ग्राफ कहते हैं। तो आज हम लोग वीआई ग्राफ समझेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। आप लोगों ने जब ओम्स लॉ की स्टडी की होगी तो वहां पर एक चीज समझी होगी ओम्स लॉ के लिमिटेशन में कि जो ओम्स लॉ है वो सेमीकंडक्टर्स के लिए वैलिड नहीं है या सेमीकंडक्टर्स में ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। आज हम ये जानेंगे कि ऐसा क्या कारण है जिस वजह से जो ओम्स लॉ है वो सेमीकंडक्टर में अप्लाई नहीं होता है। तो देखते हैं यहाँ पर ये हमारा एक सिस्टम है, ये पूरा का पूरा एक अरेंजमेंट है जहां पर एक पीएन जंक्शन जुड़ा हुआ है। और अगर आप इसको देखोगे तो इसमें कौन सी बायसिंग आपको दिख रही है? फॉरवर्ड बायसिंग दिख रही है। कैसे पता चला है फॉरवर्ड बायसिंग? अगर हम ये देखें कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये हमारे जंक्शन के पी टाइप से जुड़ा हुआ है और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ये हमारे जंक्शन के नेगेटिव टाइप से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कैसी बायसिंग है? इसमें फॉरवर्ड बायसिंग है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम और कुछ समझे इसके बारे में तो यहां पर एक वोल्ट मीटर है। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक हमारा मिली एमीटर है। ठीक है, एक स्विच है और यहाँ पर एक रियोस्टेट या एक पोटेंशियोमीटर लगा है। अब रियोस्टेट का यहाँ पर जरूरत क्या है, क्यों हमने इसमें रियोस्टेट लगाया, तो जरा इसके बारे में समझते हैं। हमने आपको बताया था कि जब फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग पीएन जंक्शन को जोड़ते हैं तो पीएन जंक्शन जब बनता है तो पीएन जंक्शन में एक डिप्लेशन रीजन बनता है और इस डिप्लेशन रीजन की वजह से एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट होता है। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा हुआ था। तो जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं ली तो पहले उस क्लास में जाके इसको डिटेल में आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पर एक ये जो डिप्लेशन रीजन था इसमें जो चार्जेस होते थे हमारे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो उनकी वजह से इनका एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता था और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते थे? बैरियर पोटेंशियल बोलते थे, जिसका काम था कि जो फर्दर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है इनका डिफ्यूजन ना हो, क्योंकि इनका डिफ्यूजन होगा तो फिर कंटिन्यूसली चार्ज डिफ्यूज होते रहेंगे तो डिफ्यूज करंट तो हमें मिलेगा, ड्रिफ्ट करंट हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर जो पोटेंशियल बैरियर उसका काम है कि पर्टिकुलर जो चार्जेस हैं उनको रोकना। लेकिन हम जैसे ही इसमें एक एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हैं, इसमें एक एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं, जब एक्सटर्नल सोर्स हम लगाएंगे यहां पर तो हमने आपको बताया था कि इस एक्सटर्नल सोर्स की वैल्यू इस वाले बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये ज्यादा नहीं होगी तो क्या होगा? तो यहां पे करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर हम ये देखते हैं कि अगर हम यहां पर सपोज करो कि बैरियर पोटेंशियल 0.5 वोल्ट का है। ठीक है, तो यहां पर जो हमने 0.1 वोल्ट की बैटरी लगाई और मान लो कि यहां पर एक एमीटर लगा हुआ है, मिली एमीटर लगा है। ठीक है, एक यहां पर मिली एमीटर लगा है, तो 0.1 वोल्ट की बैटरी पर यहां हमें कोई भी हमें
क्या कहते हैं, करंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे 0.2 वोल्ट करेंगे, कोई करंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। हम जैसे ही 0.5 वोल्ट करेंगे, हमें हल्का सा डिफ्लेक्शन देखना, बहुत माइनर, या हम ये कह सकते हैं कि अभी भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर 0.6 वोल्ट करेंगे, अब यहाँ पर हमें इस मिली एम्पियर में करंट देखने के लिए मिल जाएगा। और जैसे हम 0.6 से आगे बढ़ते जाएंगे, इसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा पीएन जंक्शन का, और हमें करंट देखने के लिए मिलेगा। यानी हम हल्का सा भी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमें हल्का सा करंट देखने के लिए तुरंत मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमें बार बार बैटरी चेंज ना करनी पड़े, एक ही बैटरी पर हम अलग अलग पोटेंशियल की वैल्यू को देख लें। तो ऐसा करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, यहाँ पर एक रियो स्टेट को लगा देते हैं, जिससे हमें बार बार इस बैटरी या सेल को चेंज ना करना पड़े। ये सेल है, अगर इसकी सेल की जगह बैटरी भी लगाते हैं तो हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो इस सेल या बैटरी को हमें चेंज ना करना पड़े, इसके लिए हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक रियो स्टेट लगा देते हैं, जिससे हमें एक ही सेल या बैटरी से अलग अलग वैल्यूज जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जितने भी हम लोगों ने जितने भी एलिमेंट यहाँ पर चूज किए उनका कारण क्या है। ठीक है, क्यों हमने यहाँ पे मिली एम्पियर चूज किया है। मिली एमीटर हमने आपको बताया था, फॉरवर्ड बायस में जो करंट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा पावर का होता है, तो यहाँ पर हम लोग मिली एमीटर यूज करते हैं, जबकि रिवर्स बायस में करंट बहुत कम होता है, इसलिए हमने आपको बताया था वहां पर हम लोग एक माइक्रो एमीटर यूज करते हैं। ठीक है, स्विच है सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल एक सेल का शो कर रहा है। ये रियोस्टेट या पोटेंशियोमीटर, इसका क्या यूज है वो भी हमने आपको समझा दिया। ये एक पीएन जंक्शन है जो कि फॉरवर्ड बायस में जुड़ा हुआ है, और ऊपर लगा हुआ है एक वोल्ट मीटर की नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा हमारे सर्किट में, उसको हम इसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी फॉरवर्ड बायस के बारे में, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछली क्लास में भी काफी डिटेल में समझा हुआ था। चलो अब समझते हैं इसके इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ द ग्राफ। ये रहा एक वीआई ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक फॉरवर्ड बायस में बने हुए हमारे पीएन जंक्शन में करंट और पोटेंशियल को। तो ये जो वीआई ग्राफ है, इससे साफ साफ दिख रहा है कि सर यहाँ पर ओम्स लॉ वैलिड क्यों नहीं है। अगर आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, आई होप सभी ने पढ़ा होगा, तो ओम के नियम में आपने देखा होगा कि आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलता था, एक स्लैंट लाइन मिलती थी, यानी जितना हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे करंट उसी रेट से अपने आप बढ़ता जाएगा, या जितना हम पोटेंशियल कम करेंगे करंट उसी रेट से कम होता जाएगा। ये ओम्स के नियम में था। बट अगर हम यहाँ देखें कि सर हमने यहाँ पर सपोज करो ये 0.5 या 0.3 के आसपास की वैल्यू है, ठीक है, 0.3 के आसपास की वैल्यू है। अगर हम इससे पहले जाएं तो हमें पोटेंशियल तो दिख रहा है, 0.1 है पोटेंशियल, 0.2 है पोटेंशियल डिफरेंस, 0.3 है पोटेंशियल डिफरेंस। उसके पहले पोटेंशियल तो दिख रहा है, बट देयर इज नो करंट, यहाँ पे कोई भी करंट हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि हमें पोटेंशियल अप्लाई करने पे करंट मिल गया? बिल्कुल नहीं कह सकते, बल्कि ओम्स लॉ तो क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, कि हम जैसे से पोटेंशियल बढ़ाएंगे करंट वैसे वैसे बढ़ेगा, बट यहाँ तो बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। 0.3 के बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल बढ़ाने पर अब करंट बढ़ना चालू हो गया। तो वो मिनिमम पोटेंशियल जिस पर सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, उस मिनिमम पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? कट इन वोल्टेज, या इसी को हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज या थ्रेशोल्ड पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो वो न्यूनतम वैल्यू किसकी? वोल्टेज की, जिस पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो देखो, अगर इसके बाद हम लोग देखें यहां से, तो लगभग ओम्स लॉ वैलिड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम जैसे जैसे करंट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखें तो लगभग ओम्स लॉ क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। बट इस रीजन में पीछे की साइड देखें तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो ओम्स लॉ को वैलिड नहीं करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं।
ठीक है, तो इनको हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ठीक है, आपने दो टाइप्स के कंडक्टर्स ओमिक और नॉन ओमिक समझे होंगे। ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। तो ये तो ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, तो क्या बोलेंगे इसको? नॉन ओमिक कंडक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, तो इनको नॉन ओमिक कंडक्टर्स की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ और पॉइंट समझते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, इसको देख लेते हैं। The VI graph is not a straight line. That is, a junction diode does not obey Ohm's law. तो हमने आपको ये चीज समझा दी कि ये जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसीलिए ओम्स के लॉ को ओबे यानी ओम्स के लॉ को ओम के नियम का पालन ये नहीं करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इनिशियली द करंट इंक्रीजेस वेरी स्लोली ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली। हमने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पे कि जो इस वाले पोटेंशियल रेंज की बात करें, इस वाले वोल्टेज की बात करें, इस रेंज में ये जो रेंज आपको दिख रही है, इस रेंज की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो इंक्रीज हो रहा है, बैटरी का पोटेंशियल तो बढ़ रहा है, वोल्टेज तो बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर अगर हम करंट देखें तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यानी बहुत कम, या हम ये कह सकते हैं कि है ही नहीं, करंट दिखने भी नहीं मिल रहा है, है ना। टिल द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड क्रॉसेस अ सर्टेन वैल्यू। करंट जब तक देखने नहीं मिल रहा जब तक कि जो वोल्टेज है वो एक सर्टेन वैल्यू को क्रॉस नहीं कर लेता, और इसी सर्टेन वैल्यू को हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड वोल्टेज, या इसी को हम कट इन वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, पॉइंट नंबर 2। अब चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 पे। ये जो वैल्यू होती है ना कट इन वोल्टेज की, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ये 0.2 से 3 के बीच में होती है, किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। ठीक है, और 0.7 वोल्ट होती है किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये वैल्यू अगर हम लोग ये देखें तो लगभग हमें जो लग रहा है ये जर्मेनियम का ही ग्राफ दिया हुआ है, क्योंकि ये 0.2 या 0.3 है ये वैल्यू। तो यहाँ पर 0.2 या 0.3 के बीच में जो हमें कट इन वोल्टेज देखने के लिए मिलता है वो किसमें मिलता है? जर्मेनियम में। जबकि 0.7 वोल्ट जो हमें देखने मिलता है वो किसमें मिलता है? हमें एक सिलिकॉन डायोड में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फिर क्या लिखा है? बिफोर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज the depletion layer plays a dominant role in controlling the motion of charges carrier। इसके अलावा देखो ये तो हमने समझ लिया कि 0.3 पे करंट है आप लोगों का, लेकिन इसके अलावा एक और चीज है जिस पर ये वोल्टेज डिपेंड कर सकता है, दैट इज डिप्लेशन लेयर। आपको बताया था कि जो डिप्लेशन लेयर है ये फॉरवर्ड बायसिंग के केस में क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, इसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इजीली चार्जेस फ्लो कर पाते हैं। बट अगर हम लोग रिवर्स बायस की बात करेंगे तो वहां पे डिप्लेशन लेयर बढ़ जाती है, और जब डिप्लेशन लेयर की थिकनेस बढ़ जाएगी तो वहां पर करंट फ्लो करना थोड़ा समझ लिए टफ हो जाएगा। तो फिर हमें पोटेंशियल और भी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कई बार जो हमारा सर्किट है वो खराब भी हो जाता है। ठीक है, तो उससे कैसे हम लोग उसको कैसे टैकल करेंगे, कैसे उसको डील करेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हुए हैं कि पहली चीज तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों नहीं करता? क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमें देखने के लिए नहीं मिलती। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स कि यहाँ पे जिस वोल्टेज पे हमें करंट मिलना चालू हो जाए उस वोल्टेज को हम कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। दूसरा पॉइंट आई होप आपको समझ में आया होगा। और तीसरा पॉइंट क्या बताया हमने आपको कि तीसरे पॉइंट में आपको बताया कि जो ये कट इन वोल्टेज है या जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ये डिपेंड करता है कि सेमीकंडक्टर किस टाइप का है या उसमें डोपिंग किस टाइप की गई है। इट मींस कि उसमें जो डिप्लेशन रीजन है उसकी थिकनेस, डिप्लेशन लेयर की थिकनेस कितनी है, इस पर भी इस नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये एक और पॉइंट रह गया, इसको भी देख लेते हैं। आफ्टर द कट इन वोल्टेज द डायोड करंट इंक्रीजेस रैपिडली
even for a very small increase in the diode bias voltage, here the majority charge carriers feel negligible resistance at the junction, that is the resistance across the junction is quite low. इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझ लेते हैं। अभी हमने आपको बताया, ऑलरेडी हमने एक पॉइंट आपको बता दिया कि आफ्टर कट इन वोल्टेज, अब कट इन वोल्टेज का जाए तो जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं ये कम रेजिस्टेंस फील करते हैं, और जब कम रेजिस्टेंस फील करेंगे तो क्या होगा भी, अगर हम थोड़ा भी पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू तुरंत क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी लगभग यहां से हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखना चालू हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज सेमीकंडक्टर बिहेव जस्ट लाइक अ कंडक्टर। यानी एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद जो सेमीकंडक्टर है वो भी एक कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि ओम्स के नियम का पालन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, ओवरऑल वो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ओवरऑल वो ओम्स के नियम को फॉलो नहीं करते, इसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अब आता है हमारे पास रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। रिवर्स बायसिंग हम लोग को समझाई थी पार्ट 2 में कि रिवर्स बायसिंग होती क्या है। तो रिवर्स बायसिंग के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो यहाँ पर देखें रिवर्स बायसिंग कैसे पता चलेगा। पहले तो मैं आपको ये समझाया था कि अगर हमारे सेमीकंडक्टर का पीएन जंक्शन का पी टाइप किससे जुड़ा हुआ हो, देखो किससे जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। जबकि जो ये वाला सिंबल है हमारा एन टाइप, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये हमारे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां से समझ में आता है कि ये कौन सा बायसिंग है, ये रिवर्स बायसिंग है। और रिवर्स बायसिंग में आपको बताया था कि जो करंट की वैल्यू होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। जब करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होगी तो वहां पर हम मिली एमीटर नहीं लगाएंगे। कौन सा एमीटर लगाएंगे, माइक्रो एमीटर या माइक्रोमीटर हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर, क्योंकि करंट की वैल्यू बहुत छोटी होती है। यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर या फिर माइक्रोमीटर का हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं इस सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, यहां पर क्या लगाते हैं हम, सर यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है, हमें ये पता करना है कि सर्किट में कितना वोल्टेज है। ठीक है, एक रियोस्टेट है, अभी हमने आपको पीछे की क्लास में रियोस्टेट के बारे में समझा है, पीछे वाली स्लाइड पे, कि रियोस्टेट का काम क्या है। एक ही सेल या बैटरी पर अगर हमें अलग अलग वैल्यूज चाहिए है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो हमें बार बार बैटरी या सेल को चेंज नहीं करना पड़ेगा। हम एक ही सेल या बैटरी से अलग अलग पोटेंशियल की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, साथ में एक स्विच लगा है जो सर्किट को ऑन या ऑफ करने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो, ये सारी की सारी चीज किसको शो कर रही है, एक पीएन जंक्शन के रिवर्स बायसिंग में जो हमारा सर्किट होता है उसको शो करती है। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं, इसके क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि करके सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पर हम लोग जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे यहाँ तक करंट हमें बहुत कम दिख रहा है, बट जैसे हमने करंट को बढ़ाना, पोटेंशियल को बढ़ाना चालू किया और हमें करंट बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आ रहा है जहाँ पे हमारा जो करंट है ना, ये क्या है, माइक्रो एमीटर में, माइक्रो एम्पियर में क्या है, ये करंट है ना। तो ये क्या होगा कि इसके बाद पोटेंशियल बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करंट एकदम से इतना हाई हो गया कि हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा, सर्किट हमारा खराब हो जाएगा, इतना सारा करंट उसमें फ्लो हो जाएगा। तो कैसे डील करें इसको, चलो समझते हैं। तो पहले इसको देखते हैं इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, फिर इस पर हम लोग वापस आते हैं। देखिए, व्हेन द डायोड इज इन रिवर्स बायस, जब हम डायोड को रिवर्स बायस में लगाते हैं, द रिवर्स बायस वोल्टेज प्रोड्यूसेस अ वेरी स्मॉल करंट। तो रिवर्स बायसिंग में आपको बताया, पहले हम ऑलरेडी आप ये चीज क्लियर कर चुके हैं कि रिवर्स बायस में जो करंट है बहुत ज्यादा कम होता है, अबाउट अ फ्यू माइक्रो एम्पियर, बहुत कम माइक्रो एम्पियर में करंट होता है, जिसको हम लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, ये जो स्मॉल करंट है इसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन क्यों बोले, कि लगभग हमें एक जैसा ही करंट मिल रहा है, करंट ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है, ना तो कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, इसलिए क्या है, सैचुरेटेड है। ठीक है, लेकिन देखो क्या लिखा है, इट इज ड्यू टू ड्रिफ्ट
ऑफ माइनॉरिटी चार्जेस के लिए हमने बताया था कि जहां पे डिफ्यूजन होता है उसके जस्ट अपोजिट ड्रिफ्ट करंट होता है, ठीक है। एक जगह क्या होगा आपका, एक जगह आपका जो मेजॉरिटी चार्जेस की वजह से होगा वो डिफ्यूजन होगा, ठीक है, जबकि जो माइनॉरिटी की वजह से होगा वो क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट होगा, ठीक है। तो ड्रिफ्ट करंट हमें देखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद अक्रॉस द जंक्शन, तो हम ये देखते हैं कि यहां से यहां तक हमें एक सैचुरेशन करंट देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन उसके तुरंत बाद हम देखें थोड़ा पोटेंशियल ने और बढ़ाया, क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पर एकदम से करंट जो है वो क्या हो गया, करंट एकदम से बढ़ गया, और इस कंडीशन को, इस रीजन को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन रीजन, इसी वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। यहाँ पर हमारा जो पीएन जंक्शन है वो कई बार खराब भी हो जाता है। तो ऐसे केस से निपटने के लिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने एक अलग टाइप का डायोड बनाया जिसको बोलते हैं जेनर डायोड, इसको जेनर वोल्टेज भी हम लोग कई बार कह देते हैं। तो जेनर डायोड जो होते हैं ये स्पेशली इसीलिए बनाए जाते हैं जिससे कि जो रिवर्स बायसिंग वाले सर्किट है, ये जो रिवर्स बायसिंग में जिनको जोड़ा गया है वो सर्किट खराब ना हो, तो इसे निपटने के लिए एक नए टाइप का डायोड बनाया गया जिसको बोलते हैं जेनर डायोड। उस जेनर डायोड की का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चलो, तो खैर हम लोग इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ रहे थे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या समझा कि एक पर्टिकुलर रेंज के बाद पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट की वैल्यू सडन से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस वोल्टेज को, जिस वोल्टेज पर ऐसा होता है, इस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन रीजन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया। अब इसके बाद चलते हम लोग पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 क्या है, when the reverse voltage across the PN junction reaches a sufficient high value, the reverse current suddenly increases to a large value। तो हमने देखा कि जैसे ही हम पीएन जंक्शन में जो वोल्टेज है उससे एक पर्टिकुलर वैल्यू तक लेके जाते हैं, उस जगह पर जो हमारा करंट है वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, रिवर्स करंट है ना। दिस वोल्टेज एट विच ब्रेकडाउन ऑफ द जंक्शन डायोड अकर्स, जिस वोल्टेज पर जंक्शन डायोड के अंदर ये सारी चीजें होती हैं इसी को हम जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज या पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। ये जो वोल्टेज आपको दिख रहा है ना, इसको हम जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज या पीक रिवर्स वोल्टेज कहते हैं। और इस वोल्टेज पर क्या होता है, इस वोल्टेज पर क्या होता है कि हमारा जो सर्किट है वो लगभग खराब हो जाता है, ठीक है। इससे निपटने के लिए हमने आपको बताया कि नए टाइप का डायोड बनाया गया, उस डायोड को हम क्या बोलते हैं, जेनर डायोड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, जेनर डायोड बोलते हैं, ठीक है। और तो ये लिखा है यहाँ पर, इट रेंजेस फ्रॉम एज लो एज 1 to 2 वोल्ट टू सेवरल 100 वोल्ट डिपेंडिंग ऑन द डोपेंट्स डेंसिटी एंड द डिप्लेशन लेयर। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि ये 3 वोल्ट होगा, 4 वोल्ट होगा, 10 वोल्ट होगा, किस पे डिपेंड करता है कि इसमें जो डोपेंट्स है उनकी डेंसिटी कितनी है, या जो थिकनेस है डिप्लेशन लेयर की वो कितनी है, इस पर इस चीज की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है ये 3 होगा, 4 होगा, 10 होगा, किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि उसमें डोपेंट्स कौन से हैं, यानी डोपिंग किस तरीके की गई है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं, एक और चीज दी है क्या, कि जो हमारा डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर की डेंसिटी थिकनेस जो है वो कितनी है, इस पर डिपेंड करता है हमारा रिवर्स, या हम इसको बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। या क्या बोल सकते हैं, रिवर्स पीक वोल्टेज भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इसको पॉइंट नंबर 2 आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। लिखा है डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ अ जंक्शन डायोड, डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ अ जंक्शन डायोड। अब अभी तक आपने रेजिस्टेंस के बारे में तो सुना हुआ होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ये डायनामिक क्या होता है। डायनामिक क्या, जिसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो डायनामिक या वेरिएबल है इसका डायोड में क्या यूज है या क्यों हम इसको निकालते हैं, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग डायोड रेजिस्टेंस की बात करें, डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करें, तो अभी आपने ग्राफ से देखा, चलो उसी ग्राफ पे वापस से चलते हैं, उस ग्राफ पे वापस से चलते हैं हम लोग, ठीक है। इस पे भी चल सकते हैं या इस वाले को देख लेते हैं। चलो देखो, अगर हम आपसे कहें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है V/I, ठीक है, V/I।
तो हम लोग बात कर रहे थे डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ अ जंक्शन डायोड की। समझते हैं कि डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, अगर से डायनामिक रेजिस्टेंस को समझना है तो हमें इस ग्राफ को यूज करना पड़ेगा। देखो, हम लोगों ने रेजिस्टेंस सभी ने पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो V अपॉन I का जो रेशियो है उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल या डायनामिक, ये जो रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है, ये V और I की वैल्यू को चेंज करने पर ये चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ से कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के कांस्टेंट आता था जिसको हम रेजिस्टेंस कहते थे। बट जो डायनामिक रेजिस्टेंस है इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्यों वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पर इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है। जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालें तो R इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I, और V देखें कि लेटस से कि चलो 0.2 वोल्ट है, बट I कितना 0 है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो रेजिस्टेंस जब नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट होगा तो उस केस में जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, तो आपको पता है रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करने का काम करता है। तो अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो जो करंट है वो बहुत ज्यादा कम होगा या फिर नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे इस वाले पार्ट पे आते हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू है V की वो 0.8 है और करंट कितना है, करंट मान लेते हैं लेटर से 5 है। ठीक है, 5 मिली एम्पियर है। ठीक है, तो हम जो वैल्यू निकालेंगे इसको हम एम्पियर में ले आते हैं, तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 0.16, ठीक है, इंटू 10 की पावर 3 ओम। ठीक है, अब देखो यहाँ रेजिस्टेंस कुछ और था, यहाँ रेजिस्टेंस कुछ और आ गया। अगर हम यहाँ निकालें, लेटर से 2 पे निकाल तो मान लेते हैं 50 है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, इट बिकम 25। R इक्वल टू V अपॉन I, V कितना हो गया हमारे पास 2 और I कितना है हमारे पास 50। ठीक है, 2/50 यानी कितना हो गया 1/25, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.04 ओम। ठीक है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हमें रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे रेजिस्टेंस को जहां पर एक ही कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग पोटेंशियल और अलग अलग करंट पे अलग अलग आती है, डिफरेंट आती हैं, तो ऐसे रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आई होप आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस समझ में आया होगा कि वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक था वेरिएबल रेजिस्टेंस या डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो डायनामिक रेजिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पर, या इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल और चेंज इन करंट का जो रेशियो है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको डायनामिक रेजिस्टेंस क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं लोग आगे और समझते हैं एक नए टॉपिक को जो कि हमारा PN जंक्शन से ही रिलेटेड है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है रेक्टिफायर। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें देखेंगे ये जो लिखा हुआ है रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन किसे कहते हैं, तो रेक्टिफिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग AC करंट को, ठीक है, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में यानी AC को DC में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसी को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो रेक्टिफिकेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट एन AC करंट इनटू DC करंट। AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसी को हम
रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस में हम लोग कुछ डिवाइस यूज करते हैं, कुछ डायोड यूज करते हैं। ठीक है, जो डिवाइस यूज किए जाते हैं उन डिवाइस को ही हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर्स कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर्स बोलते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पीएन जंक्शन जो होते हैं, डायोड जो होते हैं, वही रेक्टिफायर्स भी कहलाते हैं, क्योंकि ये रेक्टिफिकेशन का वर्क करते हैं, यानी एक एसी करंट को एक डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि जो पीएन जंक्शन है इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं एज अ रेक्टिफायर। एक पीएन जंक्शन को दो तरीके से यूज किया जा सकता है एज अ रेक्टिफायर। पहला हाफ वेव रेक्टिफायर एंड दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। तो आपको रेक्टिफिकेशन समझ में आ गया, एक प्रोसेस जिसमें हम एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को रेक्टिफायर समझ में आ गया, ऐसी डिवाइस जो इस एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम रेक्टिफायर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर में मोबाइल चार्जर होता है, जो मोबाइल की जो बैटरी चार्ज होती है वो किस करंट पे, डीसी करंट पे चार्ज होती है, डीसी पे चलती है बैटरी। लेकिन जो पावर सप्लाई आती है चार्जर के अंदर वो कैसी आती है, एसी आती है, यानी उसके अंदर कोई एक ऐसी डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पास हमारे डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं जो एक एसी करंट को एक डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। आप सभी के घरों में इन्वर्टर लगा हुआ होता है, बैटरी के साथ एक बड़ा सा बॉक्स होता है, इसको हम इन्वर्टर कहते हैं। जो इन्वर्ट करता है, नाम ये ना इन्वर्टर, मतलब जो इन्वर्ट कर रहा है। किसे इन्वर्ट कर रहा है, बैटरी से जो करंट निकलता है वो कौन सा, दैट इज डीसी। तो हम लोग बात कर रहे थे जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर की, कि जो एक रेक्टिफायर है वो किस तरीके से एक हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है। इसके लिए पहले हमें इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, और इसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास दो कॉइल है, यानी एक ट्रांसफॉर्मर है जिसमें एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कॉइल है। अगर प्राइमरी कॉइल को देखें तो एक ये एसी सोर्स से जुड़ी हुई होती है, जबकि जो इसकी सेकेंडरी कॉइल है ये हमारे लोड रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई होती है, जिसके एक साइड सीरीज में एक पीएन जंक्शन लगा हुआ होता है। जो सेकेंडरी कॉइल है इसके सीरीज में एक पीएन जंक्शन डायोड लगा होता है और फाइनली एक लोड रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होती है। अब ये कैसे वर्क करते हैं तो उसको हम ध्यान से समझते हैं। हम जानते हैं कि जो एसी है, जो एसी करंट है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो जब करंट इस तरीके से फ्लो होता है, जब ये इस पल्स में करंट आगे बढ़ता है तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है वो किस डायरेक्शन में होगा, ये आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज, ए एक्स वाई बी और ये ए। तो जब यहां से वाला करंट जाएगा तो उस केस में ये जो हमारा जंक्शन होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा, यानी जो हमारा पीएन जंक्शन होगा फॉरवर्ड बायस में होगा, क्योंकि करंट पी से एंटर करेगा और एन से एग्जिट करेगा। उस केस में ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। लेकिन जब हमारा ये करंट इस वाले फेज में जाएगा तो करंट जो अभी क्लॉकवाइज घूम रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाना स्टार्ट कर देगा। और इस केस में क्या होगा कि करंट एंटर करेगा कहां से, नेगेटिव टर्मिनल से, और एग्जिट करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से। यानी ये तो कौन सा केस हो गया, ये रिवर्स बायस वाला केस हो गया। और इस केस में हमें कोई भी करंट लोड रेजिस्टेंस पे नहीं मिलेगा, यानी जितनी भी पल्स हमारी इस तरीके की बनेंगी, ये वाली पल्स, इन सभी पे हमें आउटपुट करंट मिलेगा। ठीक है, यानी जो करंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इस तरीके से कुछ। ठीक है, यानी एक ही डायरेक्शन में करंट मिल रहा है। और ऐसा करंट जो एक ही डायरेक्शन में जाता है, ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं, ऐसे करंट को डायरेक्ट करंट कहते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ कि जो हमारा एसी करंट है वो एक डीसी करंट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। लेकिन ध्यान रखना है कि जो अपोजिट फेस है, और जहां पे हम ये कहें कि हमारा पीएन जंक्शन
रिवर्स बायस में रहेगा उस केस में हमें कोई भी करंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस का। अब जरा इसका ग्राफ समझते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनता है या किस तरीके से इसका ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट होता है। तो इसके ग्राफ को समझ लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। देखो ये हमें दिख रहा है, ये हमारा वोल्टेज करंट एक ग्राफ हमें दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर देखें तो ये जो हमारा ये वाली वेव थी, ये जो वेव आपको दिख रही है, इस वेव में हमें आउटपुट करंट मिल रहा है। और आउटपुट करंट कैसा मिलेगा, ध्यान रखना ये डीसी करंट होगा। अभी तक आप लोगों ने डीसी करंट ऐसा देखा होगा, ठीक है। इसको भी हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए कुछ हम लोग फिल्टर यूज करते हैं, उन फिल्टर्स का भी डिस्कशन हम लोग अभी आगे चल के करने वाले हैं। तो अभी आपको ये समझना है केवल कि फॉरवर्ड बायस में जो हमारा पीएन जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा, उसमें हमें आउटपुट मिलेगा। और इस केस में हम क्या देखेंगे कि जो हमारा पीएन जंक्शन है वो रिवर्स बायस में है, इसलिए यहाँ पे करंट हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर से यहाँ पे हमें करंट देखने के लिए मिलेगा और फिर से यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर हमें केवल उस वेव में उस टाइम में हमें करंट देखने को मिलेगा जिस टाइम तक हमारा जो पीएन जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में है। और जहां पे हमारा जंक्शन रिवर्स बायस में होगा वहां पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये हमने जो आपको बताया कि यहाँ पर जब करंट हमारा इस तरीके से चलेगा, आपको पता ना अल्टरनेट करंट अपना फेज चेंज करता है टाइम के साथ, ठीक है। पहले ऐसा जाएगा, फिर अगले उसमें इतना जाएगा, फिर अगले इंटरवल में फिर से ऐसा जाएगा, फिर अगले इंटरवल में उल्टा जाएगा। तो जब ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा तब तक हमें आउटपुट करंट देखने के लिए मिलेगा। रिवर्स बायस के केस में हमें कोई भी आउटपुट करंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव। देखो आधे वेव में करंट हमें देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको हाफ वेव रेक्टिफायर समझ में आया होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, कैसे काम करता है। चलो अब समझते हैं हम लोग जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये फुल वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में कैसे काम करता है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। तो फुल वेव में होगा क्या, बस फुल वेव में इतना होगा कि यहाँ पर अभी जो एक डायोड था ना, आपने भी देखा जो हाफ वेव रेक्टिफायर में यहाँ पर एक डायोड था, अब ये डायोड की संख्या एक की जगह 2 हो जाएगी। अब इस 2 का क्या यूज है, देखो 2 का समझते हैं। तो पहले तो हम लोग इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को देख लेते हैं। यहाँ पर भी एक ट्रांसफार्मर है जिसमें एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी कॉइल होती है। प्राइमरी कॉइल हमारी अटैच होती है एसी सोर्स से, जबकि जो हमें आउटपुट करंट जो हमें मिलता है वो कैसा होता है, वो डीसी होता है। इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से जैसे ही करंट हमारा एंटर करेगा, अब करंट एंटर कैसे करेगा, या तो मैं करंट पहले तो करेगा कुछ इस फॉर्म में एंटर, तो उसके लिए करंट इस तरीके से फ्लो होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें देखेंगे कि पहले वाले केस में करंट P से एंटर कर रहा है, N से एग्जिट कर रहा है, यानी ये वाला जो डायोड है वो किस में है, फॉरवर्ड बायस में। क्योंकि यहाँ देखें, यहाँ पर करंट जब ऐसा आएगा ना, तो उस केस में ये कैसा होगा, नेगेटिव से एंटर करेगा, पॉजिटिव से एग्जिट करेगा। यानी इसी वाले केस में ये तो फॉरवर्ड में, बट ये किस में है, ये रिवर्स बायस में है। ये फॉरवर्ड में है, ये रिवर्स में, ये फॉरवर्ड में, ये रिवर्स में, ठीक है। तो पहली साइकिल में जो हमें आउटपुट करंट मिलेगा ना, वो इस डायोड से मिलेगा। देखो ये मिल गया आउटपुट करंट, किसके लिए, इस वाले वेव के लिए, ठीक है। अब जब ये वेव चेंज होगी, जब ये अपना फेज चेंज करेगी इस वाले फेज के लिए, अब करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। ये जो एरो आपको दिख रहे हैं, इस वाले डायोड को देखें हम D2 को, तो ये पॉजिटिव से एंटर हो रहा है और नेगेटिव से एग्जिट हो रहा है। लेकिन यहां पर देखें तो ये नेगेटिव से एंटर होगा, पॉजिटिव से एग्जिट होगा। यानी इस वाली साइकिल के लिए ये जो डायोड है
ये जो डायोड है, ये डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बायस में है, जबकि ये डायोड कैसा है, रिवर्स बायस में है। तो इस साइकिल में हमें, इस वाली साइकिल में हमें क्या होगा, फिर से हमें आउटपुट मिल जाएगा। बल्कि हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में यहां हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलता था। जैसे ही हमारी अगली वेव बनेगी ये, तो हमें फिर से आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलता था इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। बट हम यह देख पा रहे हैं कि हमें कंटिन्यूसली एक आउटपुट सिग्नल मिल रहा है, हमें एक आउटपुट हमें करंट देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन कैसा करंट है, यह एक डीसी करंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये जो है, इसी को हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। यानी एसी का कोई भी साइकिल हो, चाहे अपर हाफ हो चाहे लोअर हाफ हो, इन दोनों केस में हमें यहाँ पर एक आउटपुट सोर्स देखने के लिए मिलता है। ये इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो आई होप आपको रेक्टिफायर की जो प्रोसेस है दोनों समझ में आई होगी, चाहे वो आपका हाफ वेव हो चाहे वो आपका फुल वेव हो, दोनों में ही किस तरीके से हमारा रेक्टिफायर काम करता है इसको हम लोगों ने अच्छे से समझा। यहाँ पे एक चीज ये समझने वाली है या देखने वाली है कि हम लोग सर डीसी करंट को जो हम लोग पढ़ते हैं, वो डीसी करंट को तो हम ऐसे पढ़ते हैं कि सर डीसी करंट तो ऐसे होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो ये भी तो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, बस हम ये देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी हमें अलग अलग मिल रही है। ठीक है, एसी फ्रीक्वेंसी अलग अलग पे हमारा आउटपुट भी अलग अलग है। और अगर ये एक जैसा हो जाए, अगर ये एक जैसा हो जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि सर ये डीसी ही है। ठीक है, तो इसको एक जैसा करने के लिए, इसको इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कुछ फिल्टर्स यूज करते हैं। ठीक है, उन फिल्टर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। बट आपको भी एक चीज याद रखनी है कि बेसिकली रेक्टिफायर्स क्या है। तो रेक्टिफायर्स ऐसी डिवाइसेस होती हैं, ऐसे डायोड्स होते हैं जो एक एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, अभी जो आपको पल्स दिख रहे हैं डीसी वोल्टेज में, चूंकि डीसी वोल्टेज में पल्स नहीं होती है, हमें पल्स देखने के लिए मिल रही है। इन पल्स को एक कांस्टेंट रेट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, इन फिल्टर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। फिल्टर्स क्या होते हैं या ये कितने टाइप के होते हैं, इन फिल्टर्स को हम लोग समझ लेते हैं। चल, तो यहां पर ये एसी का एक ग्राफ स्कोर देख लेते हैं। अगर हम एसी फुल वेव रेक्टिफायर का ग्राफ है, ये हमारा एसी इनपुट है जो प्राइमरी कॉइल से एंटर करता है, और ये एसी इनपुट बी पर है। यानी हमने आपको बताया ना दो डायोड थे, अगर आप थोड़ा सा देखें इसको फिर से, देखो ये इसके लिए D1 डायोड के लिए जो पहला वाला आपको ग्राफ दिख रहा है ना, ये जो इनपुट ए और इनपुट बी, तो ये पहला वाला ग्राफ वो इसके लिए है और दूसरा वाला ग्राफ जो है वो इसके लिए है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये जो है, जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये एसी का ग्राफ है, ये भी एसी का ग्राफ है, बस दोनों के लिए अलग अलग है। क्योंकि जब हमने आपको बताया पीछे कि जब हमारा D1 जब फॉरवर्ड में होगा उस समय ये रिवर्स में होगा। ठीक है, और जिस समय ये फॉरवर्ड में होगा उस समय ये रिवर्स में होगा। इसीलिए आप देखो, अगर आप इन ग्राफ को ध्यान से देखो तो दोनों ग्राफ एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, जब इसके लिए फॉरवर्ड होगा तो इसके लिए रिवर्स होगा, और जब वो इसके लिए रिवर्स होगा तो इसके लिए वो फॉरवर्ड होगा। यानी आपको हर एक पल्स में क्या देखने के लिए मिलेगा, एक आउटपुट करंट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो ये रहा आउटपुट वोल्टेज आपका, कि इसमें भी आपको करंट मिल रहा है, देखो ये मिला, इसमें भी करंट मिल रहा है। नहीं, आपको हर एक वेव पे क्या मिल रहा है, एक आउटपुट मिल रहा है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर आप लोगों ने समझ लिया। अब बढ़ते हैं हम आगे।
अब हमने आपको कुछ बताया था कि जो हमें यहाँ पे जो डीसी सिग्नल मिल रहा है वो एक्चुअल में पल्स कर रहे हैं, उनमें उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसा ना करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ फिल्टर यूज करते हैं सर्किट में, जिनको फिल्टर सर्किट बोलते हैं। ये दो तरीके के हो सकते हैं, ये इंडक्टर बेस्ड हो सकते हैं, कैपेसिटर बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है। एक इंडक्टर बेस्ड होते हैं, कैपेसिटर बेस्ड होते हैं। अगर हम लोग इंडक्टर बेस्ड फिल्टर सर्किट्स की बात करते हैं तो देखो यहां पर आपको दिख रहा है वही एक कॉइल है जो नॉर्मली हम लोग वहां यूज करते थे। एक ट्रांसफार्मर, इसमें एक प्राइमरी कॉइल है, इनपुट हमारा एसी हो जाएगा, ये आउटपुट है। चूंकि फुल वेव रेक्टिफायर है तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमें पता है दो डायोड्स होते हैं, T1 एंड D2। अब हमने क्या किया, डायरेक्ट लोड रेजिस्टेंस ना लगाने से पहले हमने एक बीच में एक कॉइल लगा दी। क्या लगा दी? कॉइल लगा दी, एक इंडक्टर फिल्टर लगा दिया। अब ये इंडक्टर फिल्टर क्या करेगा इसको हम आपको समझाते हैं, ये क्या करेगा, ठीक है। अब आप ऐसा कह सकते हो ये लगाने से होगा क्या, ये जो एसी सोर्स है ना ये सीधा सीधा डीसी सोर्स में कन्वर्ट हो जाए। अब प्रॉपर एसी डीसी में कन्वर्ट हुआ, कब हुआ प्रॉपर? जब हमने एक फिल्टर का यूज किया। तो ये जो इंडक्टर फिल्टर है देखो क्या करता है, जैसे लिखा है कि फिगर शोज द सर्किट ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर विथ एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस। इसका इंडक्टेंस L है, ठीक है। इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है किसके साथ? रेजिस्टेंस लोड या लोड रेजिस्टेंस RL के साथ किस में जोड़ दिया हमने? इसको सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है। अभी क्या काम करेगा उसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो जो इंडक्टेंस है, जो इंडक्टेंस होता है ये एक रिएक्टेंस प्रोड्यूस करता है, XL इक्वल टू ओमेगा L। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जब आपने AC करंट पढ़ा होगा, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू या 2 पाई f, ठीक है। तो ये होता है रिएक्टेंस, बिल्कुल रेजिस्टेंस के जैसे ही होता है, ठीक है। ये रिएक्टेंस ऑफर करता है कौन? ये करता है इंडक्टेंस, ठीक है, टू द फ्लो ऑफ करंट। क्योंकि जब रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस होगा करंट के पाथ में तो वो करंट को क्या करेगा? रोकने का काम करेगा, है ना। देखो कहीं भी करंट अगर फ्लो हो रहा है और वहां पे आप रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो तो रेजिस्टेंस का जो करंट का फ्लो है वो क्या होता है? वो रुक जाता है, ठीक है, या उस पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इससे होगा क्या? इट ब्लॉक्स हाई फ्रीक्वेंसी एसी कंपोनेंट। देखो क्या करेगा, रेजिस्टेंस बढ़ा है ना, तो रेजिस्टेंस बढ़ने पे क्या होगा? ये जो हाई फ्रीक्वेंसी एसी कंपोनेंट है उनको क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। जबकि जो लो फ्रीक्वेंसी डीसी कंपोनेंट है इनको पास होने देता है और हमें एक जैसा करंट मिलता है, क्या? डीसी। तो इस तरीके से एक प्रॉपर जो एसी करंट है वो एक प्रॉपर डीसी करंट में विद द हेल्प ऑफ अ फिल्टर ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर हम लोग क्या चीज यूज करते हैं, ठीक है। तो ये लोड रेजिस्टेंस में, सॉरी ये क्या बोलते हैं, फिल्टर सर्किट में हम लोगों ने इंडक्टर का यूज देख लिया कि कैसे इंडक्टर काम करता है। अब देखते हैं इसका एक दूसरा पार्ट, जैसे इसको देखते हैं, शंट कैपेसिटर फिल्टर। अब अभी हम लोगों ने इंडक्टर यूज किया था, इंडक्टर की जगह हम लोग कैपेसिटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटर कैसे यूज करते हैं इसको देखते हैं हम लोग 1 मिनट में। हाँ, तो ये देखते हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर जो है वो कैसे काम करता है। देखो अभी क्या जोड़ा था आपने? अभी जोड़ा था सर इंडक्टर। कैसे जोड़ा था सर? सीरीज में जोड़ा था। यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, जो हम कैपेसिटर जोड़ते हैं। देखो ये वही हमारा एक ट्रांसफार्मर जिसमें हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी दो हमारी कॉइल हो गए। प्राइमरी कॉइल हमारी एसी सोर्स से जुड़ी हुई है और जो सेकेंडरी कॉइल है वो हमारी एक लोड रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई है। लेकिन लोड रेजिस्टेंस से आउटपुट को जोड़ने से पहले अभी हमने एक फिल्टर लगा दिया। फिल्टर कौन सा लगा दिया? इस बार हमने कैपेसिटर लगा दिया। क्या लगा दिया? कैपेसिटर लगा दिया, जो कि कैसा लगा हुआ है?
पैरेलली लगा हुआ है। अब ये भी वही सेम काम करेगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, फिगर ये शो कर रहा है कि कैसे एक फुल वेव रेक्टिफायर को हमने एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंसी है इसको पैरेलली एक आउटपुट रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा हुआ है, ये फिगर शो कर रहा है। ठीक है, तो फिगर को ध्यान से देख लेना है आपको। अब ये काम कैसे करता है इसको हम लोग समझते हैं आगे की स्लाइड पे। ठीक है, स्लाइड नहीं है, चलो हम बता देते हैं। वही इसमें भी वही सेम काम है। ये इंडक्टिव, जैसे वो रिएक्टेंस जो ऑफर कर रहा था, वो कौन सा रिएक्टेंस ऑफर कर रहा था, वहां पे जो हमें रिएक्टेंस देखने के लिए मिल रहा था वो कौन सा रिएक्टेंस था, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस था। जबकि यहाँ पे कौन सा होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। और दोनों का सेम ही काम है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी जो एसी करंट होता है उनको रोक के जो लो फ्रीक्वेंसी वाला जो डीसी करंट है उसको पास करना, जिससे हमें एक प्रॉपर एक फिक्स रेट में हमें क्या मिलने लगे, डीसी करंट मिलने लगे। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी साइकिल है ये प्रॉपर तरीके से ऐसे कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग फिल्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो अभी आपने यहां देखा हुआ है कि ये जो हाई फ्रीक्वेंसी एसी कंपोनेंट को रोक रहा था और लो फ्रीक्वेंसी डीसी कंपोनेंट को पास होने दे रहा था, वही सेम काम यहाँ पर कौन कर रहा है, वही सेम काम यहाँ पर ये हमारा एक कैपेसिटर फिल्टर कर रहा है। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रोड्यूस करता है इंडक्टर, जबकि ये जो है वो क्या करता है, ये कंडक्टिव रिएक्टेंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों के बारे में हमें ध्यान रखना है। चलो ये तो होगा हमारे को से टाइप। अब इसके बाद हमें कुछ और चीजें मिलेंगी, ट्रांजिस्टर्स। स्पेशली आज हम लोगों ने ऐसे रेक्टिफायर्स पढ़े हैं, तो जो हमारी अगली क्लास रहेगी उसमें हम लोग ट्रांजिस्टर्स की स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग गेट्स की स्टडी, जो लॉजिक गेट्स होते हैं उनकी स्टडी करेंगे। बट उससे पहले आज हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना है, अभी हम आपको जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं वो थ्योरेटिकली क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो हम लोग आखिरी स्लाइड पे पहुंचेंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पार्ट बहुत कम होता है, तो जब हम लोग आखिरी स्लाइड पे पहुंचेंगे तब हम लोग इसमें कुछ न्यूमेरिकली जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने वाले हम लोग हैं। तो बिल्कुल अभी आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर जो है अभी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं करा रहे, हम बिल्कुल कराएंगे, चूंकि हम ऐसे क्वेश्चन रख रहे हैं जो टॉपिक से रिलेटेड है, जिससे आपको टॉपिक समझ में आ जाए, है ना। बाकी हमारे फॉर्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम लोग लास्ट जो भी हमारी क्लासेस होंगी आगे की उनमें हम लोग वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा रेक्टिफायर कंप्लीट हुआ, तो अपने फाइनली रेक्टिफायर के बारे में क्या क्या समझ लिया कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है, ये आज की क्लास में हम लोग देखा, और रेक्टिफायर्स कैसे वर्क करते हैं, क्या फुल वेव रेक्टिफायर होता है, क्या हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, कैसे ये काम करते हैं, क्या इनके ग्राफ होते हैं, इन सारी चीजों पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पे। देखो जैसे आज की क्लास का पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है इन अ पीएन जंक्शन विथ नो एक्सटर्नल वोल्टेज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एक्सेप्टर्स एंड डोनर आयन इज कॉल्ड। देखो क्या लिखा है, लिखा है पीएन जंक्शन में अगर हम कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाएं, यानी कोई एक्सटर्नल बैटरी वगैरह हम नहीं लगाते हैं या सेल नहीं लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सेप्टर और डोनर के बीच में, आपको पता है पीएन जंक्शन में पी है, ये एन है, पी से कुछ होल यहाँ पहुंच जाते हैं, एन से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे क्या बन जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ, इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल।
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बैरियर पोटेंशियल या बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो पीक तो होगा नहीं, पीक रॉन्ग ऑप्शन है, बैरियर बिल्कुल सही है। थ्रेशोल्ड नहीं होता, थ्रेशोल्ड क्या बताया था, थ्रेशोल्ड तो वो वोल्टेज होता है जिसपे सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर कट इन वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, पाथ का तो कोई यहाँ लेना देना नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या माना जाएगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बैरियर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होता है उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, जो लेयर बनती है उसको क्या कहते हैं, लेयर को कहते हैं हम लोग डिप्लेशन लेयर, और रीजन को क्या बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग रीड करेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, लिखा है इन अ पीएन जंक्शन द पोटेंशियल बैरियर इज ड्यू टू द चार्जेस ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन, दीज चार्जेस आर, क्या बोल रहे हैं कि जो पीएन जंक्शन में जो पोटेंशियल बैरियर होता है, जो पोटेंशियल बैरियर बनता है वो क्यों बनता है, दोनों साइड जो पोटेंशियल बैरियर बनता है, अभी हमने आपको बताया कि अगर ये हमारा पी टाइप है या एन टाइप है तो पी से होल यहाँ आएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ आएंगे और ये एक डिप्लेशन लेयर बन जाएगी, इसकी वजह से पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा, ये प्लस से माइनस की तरफ एक पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा। ये क्यों बनता है आपसे ये पूछ रहे हैं, व्हाई इट इज फॉर्म्ड, है ना, क्यों बनता है, ऐसे ही लिखा है ना, इन अ पीएन जंक्शन द पोटेंशियल बैरियर इज ड्यू टू द चार्जेस ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन। ये चार्जेस कौन से होते हैं पूछ रहे हैं, बोले मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं क्या, माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमने बताया कि अगर मान लो मेजॉरिटी कैरियर्स इसमें क्या होल्स हैं तो क्या सारे होल डिफ्यूज हो जाते हैं, सब बिल्कुल नहीं होते। ये इसमें मेजॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है ना, या यहाँ पे कहें अगर मेजॉरिटी होल्स हैं तो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या सारे डिफ्यूज हो जाते हैं, सब बिल्कुल भी नहीं होते। कुछ इलेक्ट्रॉन्स या कुछ होल्स ही क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन या वो होल्स डिफ्यूज होते हैं, हमने बताया था, जिनकी एनर्जी कितनी हो, EV0 के बराबर हो। कहां से आया था फॉर्मूला, पोटेंशियल का होता है W/Q, है ना, W को हम एनर्जी के टर्म में E लिख सकते हैं और Q का फॉर्मूला क्या होता है, NE होता है। Q इक्वल टू क्या होता है, NE। ये ध्यान रखना, ये E एनर्जी है और ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका W इक्वल टू N, एक ही है ना, एक ही, अगर हम एक होल या एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो NV1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये NE वाला होता है, सॉरी, यहाँ पर क्या होता है Q इक्वल टू NE, है ना, ये वाला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा होगा, वहां से Q इक्वल टू NE मिलता है। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ गया, EV आ गया, एनर्जी कितनी होनी चाहिए, EV। V कौन सा है, बैरियर पोटेंशियल, तो BV इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो केवल वही इलेक्ट्रॉन्स या वही होल जिनके पास इतनी एनर्जी है वो डिफ्यूज हो सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ना तो ये होगा ना ये होगा, ए और बी तो हो नहीं सकता। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयंस। कुछ आयंस और कुछ हमारे जो डोनर है और कुछ हमारे जो आयंस है, केवल यही आपस में क्या होता है, डिफ्यूज होते हैं, सारे कभी भी नहीं होते। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है, फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड, अगर पीएन जंक्शन डायोड की हम लोग बात करें तो करंट इन द रिवर्स बायस, जो करंट होता है रिवर्स बायस में, मे बी फ्यू मिली एम्पियर होता है, 0.2 से 15 एम्पियर के बीच में होता है, फ्यू एम्पियर होता है या फ्यू माइक्रो और नैनो एम्पियर होता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है पीएन जंक्शन की बायसिंग
और कौन सी बायसिंग है? रिवर्स बायसिंग। हम लोगों ने कल की क्लास में पीएन जंक्शन की दो बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग समझी थी। और फॉरवर्ड बायस में समझा था कि जो हमारा करंट होता है, ठीक है, वो कुछ पोटेंशियल के बाद, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल या कट इन पोटेंशियल, उसके बाद करंट फ्लो होने स्टार्ट हो जाता है और उसकी वैल्यू 0.2 से 0.3 के आसपास जर्मेनियम के लिए और 0.7 वोल्ट के आसपास सिलिकॉन के लिए होती है। ये हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था और आज भी उस पर हमने एक क्वेश्चन टॉपिक पढ़ा हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हमने ये समझा था कि जो हमारा पीएन जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो उसमें मिली एम्पियर में जो है वो करंट हमें देखने के लिए मिलता है, मिली एम्पियर में करंट हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब उसी पीएन जंक्शन को हम लोग रिवर्स बायस में जोड़ देते हैं तो जो हमें करंट देखने के लिए मिलता है वो करंट कौन सा होता है? वो करंट होता है माइक्रो एम्पियर या उससे भी छोटा, जो कि कहलाता है नैनो एम्पियर। तो मिली एम्पियर किसके केस में होगा? फॉरवर्ड बायस के केस में होगा। तो ये तो हमें देखने के लिए मिलेगा नहीं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बिटवीन 0.2 एम्पियर 15 एम्पियर, ये तो रिवर्स बायस में करंट होते ही नहीं है, पहली बात, है ना। फ्यू एम्पियर, ये तो बहुत बड़ा करंट हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्यू माइक्रो और नैनो एम्पियर, ठीक है। क्या हो जाएगा? फ्यू माइक्रो और नैनो एम्पियर। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, और कुछ क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को देने हैं, ठीक है। आपको कुछ समय देंगे सोचने के लिए, आपको क्वेश्चन को देखना है, सोचना है, उसका हम आंसर आपको बताएंगे, तो आपको अपना आंसर चेक करना है। चलो, इस क्वेश्चन को आप लोग रीड करेंगे। चलो, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन समझा होगा, इसका आंसर देने की आपने कोशिश की होगी। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? मेरा पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में होता है तो रिवर्स बायस की जितनी भी कंडीशन है मैं आपको सारी बता दी कि करंट बहुत कम होता है और करंट लगभग सैचुरेटेड होता है, और एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद जो करंट होता है वो बहुत हाईली बढ़ जाता है, जिसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। जिस वोल्टेज पे ऐसा होता है उसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज या जनरल वोल्टेज कहते हैं। तो कुछ ऑप्शन हमारे पास है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है गलत है, ठीक है। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू कॉन्सेंट्रेट टुवर्ड द जंक्शन, मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों जंक्शन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं आगे। द बैरियर टेंड टू ब्रेक डाउन, बैरियर जो है वो ब्रेक डाउन होने की कोशिश करता है। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो अब ये तो एक दूसरे का अपोजिट हो गए, है ना। नन ऑफ दीज। अब देखो पहले समझते हैं रिवर्स बायस के केस को। ये हमारे पास एक पीएन जंक्शन हो गया, होल्स हो गए यहाँ पर। होल्स मतलब मेजॉरिटी, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट वो माइनॉरिटी में होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हो गए मेजॉरिटी में, यहाँ पे कुछ होल्स आ गए, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और यहाँ पे क्या बन गया? एक बैरियर पोटेंशियल बन गया, ठीक है। अब होगा क्या कि जब हम रिवर्स बायसेस को जोड़ेंगे, रिवर्स मतलब
पी साइड नेगेटिव से, एन साइड पॉजिटिव से जब हम जोड़ेंगे तब होगा क्या, देखो हमने आपको बता दिया पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएंगे ना कि पॉजिटिव से दूर जाएंगे। तो ये कहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, क्योंकि होल कहाँ जाएंगे, ये आपके होल जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो हो क्या रहा है, ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि जो चार्जेस हैं वो डिप्लेशन रीजन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जंक्शन से दूर जा रहे हैं। दूर वाला तो ऑप्शन एक ही दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर सी, मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। ये क्या हो रहा है, जंक्शन से दूर जा रहे हैं। अगर इसको हम देखें यहां पर तो लिखा है होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू कंसंट्रेट टुवर्ड द जंक्शन। ये जंक्शन की तरफ जा रहे हैं। जंक्शन की तरफ कब जाएंगे, जब इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे और इसको नेगेटिव बनाएंगे। इट मींस जब हम फॉरवर्ड बायस तैयार करेंगे, ठीक है, या फॉरवर्ड बायस में जंक्शन को जोड़ेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, द बैरियर टेंड्स टू ब्रेक डाउन। जो बैरियर है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ब्रेक डाउन ऐसे नहीं होता, ब्रेक डाउन कब होता है, जब हम एक पोटेंशियल की वैल्यू को कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाते हैं। बट अभी ऐसा कुछ नहीं दिया हमें क्वेश्चन में कि हम पोटेंशियल को कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी हमें क्वेश्चन में नहीं दिया। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास एक नॉर्मल सेल या बैटरी लगी है। उस केस में अगर रिवर्स बायस है तो जो हमारे चार्जेस हैं वो जंक्शन से दूर जाएंगे। आई होप आप लोगों का ये आंसर सही होगा, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, इसको देखो आप लोग, आंसर दो, उसके बाद हम आपको इस क्वेश्चन को समझाते हैं। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ होगा, क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक पीएन जंक्शन हैज लो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस एज वेल एज रिवर्स डायरेक्शन। ये बोला फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ही डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस होता है पीएन जंक्शन में वो लो होता है। तो ये तो बिल्कुल बात गलत है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस फॉरवर्ड में लो होता है बट रिवर्स में ये रेजिस्टेंस, चूंकि जो आपका डिप्लेशन लेयर होती है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। जब थिकनेस बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन, है ना। फॉरवर्ड में तो लो होता है, ये सही बात है, बट रिवर्स में लो नहीं होता, ये गलत बात है। हैज हाई रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स, दोनों में हाई होता है, ये भी गलत है। हाई केवल रिवर्स में होगा और लो हमेशा फॉरवर्ड में होगा। तीसरे पे चलते हैं, कंडक्टर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। ऐसे कंडक्टर्स, क्या लिखे, कंडक्टर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, कंडक्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन ओनली। तो कुछ ऑप्शन गड़बड़ लग रहे हैं। ओके, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो ऑप्शन सी और डी है इनमें ये कहना चाहते हैं कंडक्टर्स मतलब केवल करंट कंडक्ट होता है केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना। और ये बोले कंडक्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन ओनली, केवल रिवर्स डायरेक्शन में करंट होता है। तो पता है रिवर्स डायरेक्शन में तो करंट होता ही नहीं है, या हम उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। जो सर्किट में करंट फ्लो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, हमेशा
फॉरवर्ड के केस में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, यानी पीएन जंक्शन कब कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, जब इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको जोड़ा हुआ हो। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन और देखते हैं आगे। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ रहे हैं, सेम है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम लग रहे हैं। ये 5 है, ये 6 है। चलो 5 और 6 सेम थे, तो 7th वाला देखते हैं। ठीक है, 7th वाला रीड करो अच्छे से इसको। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, तो क्या बोल रहा है, जो विड्थ होती है डिप्लेशन रीजन की वो इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बोले किस कारण से ऐसा होता है, ड्यू टू यानी किस कारण से ऐसा होता है कि पीएन जंक्शन में जो डिप्लेशन लेयर है, ठीक है, क्या होती है डिप्लेशन लेयर, आप सभी जानते हो है ना, जंक्शन का जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, ये जो लेयर है जहां पे बैरियर पोटेंशियल बन जाता है ना, ये जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। तो इसकी जो जो विड्थ है वो बढ़ जाती है। रीजन क्या है, क्यों बढ़ती है, इज ड्यू टू, बढ़ जाती है बोथ फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। इंक्रीज इन द फॉरवर्ड बायस ओनली, रिवर्स बायस ओनली। ये ड्यू टू नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था कि जो इंक्रीज होती है इसकी विड्थ वो किस में होती है, किस केस में होती है, ऐसा होना चाहिए था। चलो कोई नहीं, खैर हम लोग समझ पा रहे हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि जो विड्थ होती है डिप्लेशन रीजन की वो किस केस में बढ़ती है। ठीक है, तो फॉरवर्ड और बायस, रिवर्स बायस दोनों में बढ़ेगी क्या, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है ना, आप सभी लोग जानते हो इसका आंसर। फॉरवर्ड में रिवर्स होती है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी गलत है। फॉरवर्ड बायस में केवल इंक्रीज होती है, ये भी गलत है। रिवर्स बायस में केवल इंक्रीज होती है, ये सही है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लेशन रीजन है या जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ फॉरवर्ड में हमेशा कम होती है, डिक्रीज होती है, जबकि केवल रिवर्स के केस में वो इंक्रीज होती है। ठीक है, आई होप आपके क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ फॉरवर्ड बायस डायोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स उठाओगे तो आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए 100% आपको मिलता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ फॉरवर्ड बायस डायोड। इनमें से कौन सा फॉरवर्ड बायस में जुड़ा हुआ है। भाई देखो, अगर सेल लगी होती तो आप हमें तुरंत बता देते कि सर ये फॉरवर्ड है, रिवर्स है। फॉरवर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव से P जुड़ा होना चाहिए, नेगेटिव से N जुड़ा होना चाहिए, फॉरवर्ड हो गया। रिवर्स में उल्टा हो जाता है कि पॉजिटिव से N जुड़ा होगा और नेगेटिव से P जुड़ा होगा। बट यहां कैसे बताएं, यहां तो पता ही नहीं चला। तो देखो, यहां हमें क्या करना है,
इस और इस पोटेंशियल को देखना है। अगर ये P है तो ये हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए और ये जो N है वो लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए। ये जो P है ना, ये P ये हायर पोटेंशियल से जुड़ा होना चाहिए और जो ये N है ये जो है स्मॉलर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो देखते हैं, जैसे हम यहाँ देखें तो यहाँ पर है -4 और यहाँ पे -3। तो आपको पता है कि नेगेटिव में नंबर उल्टे चलते हैं, -3 बड़ा होता है -4 से, है ना। तो -3 बड़ा हो गया तो बड़ा जुड़ा हुआ है नेगेटिव से और छोटा जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये फॉरवर्ड नहीं है। कौन सा बायसिंग है इसमें? इसमें रिवर्स बायसिंग है, ध्यान रखना है। कौन सी बायसिंग है? रिवर्स बायसिंग है, ये रिवर्स बायस में है, ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। यहाँ -2, यहाँ पे +2। तो पॉजिटिव नंबर तो हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, सभी जानते हैं। पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव से क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पे P टाइप छोटे वाले पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है, जबकि N टाइप बड़े वाले पोटेंशियल जुड़ा हुआ है। तो ये भी फॉरवर्ड बायस नहीं, तो फॉरवर्ड नहीं है तो कौन सा है? सर ये फॉरवर्ड नहीं है तो ये रिवर्स बायस्ड है ना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी पे। या फिर से वही चीज की जो पॉजिटिव P टाइप है वो लोअर पोटेंशियल से जुड़ा है 3 वोल्ट से, जबकि जो नेगेटिव है वो 5 वोल्ट से जुड़ा है, यानी ये भी फॉरवर्ड नहीं है। तो ये भी क्या हो गया सर? ये भी रिवर्स हो गया, है ना। ये भी कौन सा बायस्ड है? दिस इज ऑल्सो इन रिवर्स बायस्ड। अब तो एक ही बचा सही होगा, बट क्यों सही है इसको समझ लेते हैं। 0 तो हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो किससे जुड़ा हुआ है? हायर पोटेंशियल से, जबकि जो नेगेटिव है वो किससे जुड़ा हुआ है? लोअर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। ये जो ऑप्शन है वो शो कर रहा है कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो हमारा फॉरवर्ड बायस में जुड़ा हुआ डायोड है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में, अगले पार्ट 4 में, जहां पर हम लोग ट्रांजिस्टर्स और गेट की स्टडी करेंगे। जब तक अगर आपने इनमें से कोई वीडियो आपका मिस हो गया हो, आप उस वीडियो को देख सकते हो, अपने यहाँ तक के टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। थैंक यू क्लास।